हेलो फ्रेंड्स, आर के रंजन एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग एमएड एंट्रांस का एमसीक्यू करते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि आपकी दृष्टि में उत्तम शिक्षा कौन सी है। तो ऑप्शन ए है, जो व्यक्ति को धनोपार्जन की क्षमता प्रदान करते हैं, यानी जो व्यक्ति धन को उपार्जन करते हैं, धन कमाते हैं की क्षमता प्रदान करते हैं। तो ये क्वेश्चन गलत है। जो व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाए, ये भी नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति का ज्ञानार्जन करे, जो व्यक्ति का ज्ञानार्जन करे, ये भी नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए, ये करेक्ट आंसर है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन 2 है, अध्यापक का परिधान किस प्रकार होना चाहिए, यानी अध्यापक का जो गुण होना चाहिए वह किस प्रकार होना चाहिए। सादगीपूर्ण होना चाहिए, या रुचिपूर्ण होना चाहिए, या विविधतापूर्ण होना चाहिए, या अत्याधुनिकतम होना चाहिए। तो अत्याधुनिकतम नहीं होना चाहिए, रुचिपूर्ण होना चाहिए, लेकिन यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन है सादगीपूर्ण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षण कला के अंतर्गत शामिल है, यानी शिक्षण कला में कौन शामिल है। तो प्रथम है, अधिगमकर्ता को अभिप्रेरणा देना, ये गलत है। अधिकतम कर्ता को प्रेरणा, ये भी गलत है। सृजनात्मक शिक्षण अधिगम स्थिति, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर ये सभी है। शिक्षण कला के अंतर्गत शामिल है, तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण कला के अंतर्गत ये सभी शामिल है, ये सभी शामिल है, जिसमें शिक्षण कला के अंतर्गत अधिगमकर्ता को प्रेरणा देना, ये भी करेक्ट है। अधिगमकर्ता की प्रेरणा, ये भी करेक्ट है। सृजनात्मकता शिक्षण अधिगम स्थिति, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी सही है। भारत में अध्यापकों की शिक्षा के लिए शीर्ष निकाय कौन सा है। तो इसमें शीर्ष निकाय की बात कर रहे हैं तो यूजीसी, नोट, एमएचआरडी और एनसीईआरटी। तो उसमें से उपयुक्त सी करेक्ट है, एनओटीई। आगे का क्वेश्चन है, अध्यापका शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन किया जाता है के द्वारा, यानी अध्यापका शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन किया जाता है के द्वारा, मतलब किनके द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नैक द्वारा। नैक की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन है, नैक की स्थापना कब हुई थी। तो 1976 ईस्वी में नहीं हुआ था, 1986 में नहीं हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1994 ईस्वी में नैक की स्थापना हुई थी। सातवां क्वेश्चन है कि बीएड समाप्त करने के उपरांत आप क्या करना चाहेंगे। तो ऑप्शन ए है, घर के पास विद्यालय में शिक्षक बनना, सरकारी नौकरी प्राप्त करना, अंग्रेजी स्कूल में काम करना, कहीं भी शिक्षण कार्य करना। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कहीं भी शिक्षण कार्य करना, क्योंकि बीएड करने के बाद ये फिक्स नहीं होता है कि आप अपने घर के पास ही नौकरी कर सकते हैं,
या कोई भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेना ही बीएड करने का लक्ष्य नहीं होता है। बीएड समाप्त होने के उपरांत ये होता है कि आप कहीं भी शिक्षण कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? यानी ये किसका कथन है? तो क्रो तथा क्रो का है। वर्तमान समय में किस प्रकार की शिक्षा लाभप्रद है? वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा लाभप्रद है? तो नैतिक शिक्षा? नहीं, तो वर्तमान में व्यावसायिक शिक्षा लाभप्रद है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षण अधिगम की प्रोजेक्ट विधि किसने दी थी? शिक्षण अधिगम की प्रोजेक्ट विधि किसने दी थी? तो किलोपैट्रिक, हार्वर्ड, जॉन डेवी और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा किलोपैट्रिक। एनसीटीई के पूर्व क्षेत्रीय समिति का मुख्यालय स्थित है। यानी एनसीटीई के पूर्वी क्षेत्रीय समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, शिलांग, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। इसका बेस्ट भुवनेश्वर है। किसकी सिफारिश के आधार पर 2015-16 के अकादमिक सत्र से देश में बीएड पाठ्यक्रम की अवधि बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई? तो कोठारी आयोग 1964 से 66, जस्टिस वर्मा आयोग 2012, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, शिक्षा अधिकार अधिनियम। तो इसका राइट आंसर है जस्टिस वर्मा आयोग 2012 में। स्कूली शिक्षा के लिए पेशेवर आचार संहिता का विकास किसने किया? स्कूली शिक्षा के लिए पेशेवर आचार संहिता का विकास किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा नेक। एनसीटीई के रेलुगेशन 2024 भारत में किस तिथि से लागू हुआ? तो इसका आंसर होगा 1 दिसंबर 2014 से। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के स्टेज नहीं है? मतलब नेगेटिव खोजना है। लिखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि इसमें शिक्षण के स्टेज नहीं कह रहा है। तो अधीन सक्रिय अवस्था, तो ये अधीन सक्रिय अवस्था नहीं हो सकता है, नेगेटिव है। सुब्रमण्यम कमेटी ने निम्नलिखित में से कौन सी सेवा गठित करने की वकालत की थी? तो आईईएस की गठित करने के लिए वकालत की थी। प्रत्येक राज्य में एक अध्यापक शिक्षा विश्वविद्यालय खोले जाने की वकालत किस कमेटी ने की थी? तो जस्टिस टीएसआर सुब्रमण्यम पार्टी ने की थी। निम्न प्राथमिक अवस्था है तो वर्ग 1 से 4 तक। किस दस्तावेज में सर्वप्रथम अध्यापक शिक्षा का व्यवस्थित प्रयास किए जाने की वकालत की गई? तो वुड का घोषणा पत्र। निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर जे.एस. वर्मा कमेटी गठित की गई थी? तो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। बीएलएड और डीएलएड पाठ्यक्रमों में
अध्यापक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी? तो जंगीरा कमेटी। बीएड पाठ्यक्रम में न्यूनतम 16 सप्ताह का इंटर्नशिप की वकालत किस कमेटी ने की? तो इसका हो जाएगा पूनम बत्रा कमेटी। एनसीटीई रेगुलेशन किस राज्य में लागू नहीं होता है? यानी एनसीटीई रेगुलेशन किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो वह राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। अध्यापक शिक्षा पर जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी कब गठित की गई थी? तो 2011 ईस्वी में। अध्यापन में यदि कुछ भी अधिगम नहीं हुआ तो कुछ भी, अध्यापन में यदि कुछ भी अधिगम नहीं हुआ, अधिगम मतलब सीखना, तो कुछ भी नहीं सिखाया गया, अध्यापन नहीं किया गया, पुनरीक्षित नहीं किया गया या नहीं देखा गया, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो हो जाएगा नहीं सिखाया गया। निम्नलिखित में से किन विद्यार्थी की अध्यापन के ध्यान की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में किन विद्यार्थियों की अध्यापन के ध्यान की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्मुखी, करेक्ट है। अंतर्मुखी करेक्ट है। स्लो लर्नर वह भी करेक्ट है। गिफ्टेड वह भी करेक्ट, यानी उपयुक्त सभी सही है। उपयुक्त सभी सही है। निम्नलिखित में से किस कमेटी ने अध्यापक शिक्षा का 5 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम चलाने की अनुशंसा की? तो इसका आंसर हो जाएगा TMR सुब्रमण्यम कमेटी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्वर्ड का पद नहीं है? तो अस्पष्टता, संबंध, सामान्यीकरण एंड व्यवस्था का इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्यीकरण। अध्यापक शिक्षा के लिए IASE किस वर्ष प्रारंभ किए गए? अध्यापक शिक्षा के लिए IASE किस वर्ष प्रारंभ किए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992। एक विधि जिसमें बहुत से अध्यापकों के कौशल और निपुणता को श्रेणी में पढ़ाने के लिए एक साथ जुटा लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? एक ऐसा कौन सी विधि है जिसमें बहुत से अध्यापकों के कौशल और निपुणता को श्रेणी में पढ़ाने के लिए एक साथ जुटा लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे उसे टीम चर्चा कहते हैं। अध्यापक शिक्षा के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रदान किया जाता है। अध्यापक शिक्षा के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रदान किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण विद्यालयी वातावरण के लिए। एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण निम्न में से कौन हो सकता है? तो एक अध्यापक का जो गुण होना चाहिए वह लिखा है समयबद्धता, अपने विषय में महारत, विषय में महारत तथा संचार क्षमता और सामाजिकता। तो यह समयबद्धता नहीं होगा, अपने विषय में महारत भी नहीं होना चाहिए, ओनली महारत से काम नहीं चलेगा। सामाजिक क्षमता, ओनली सामाजिक क्षमता से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी एक अच्छे शिक्षक अध्यापक वह कहलाते हैं
जिनमें विषय में महारत होना ही चाहिए तथा संचार की ये क्षमता होना चाहिए। संचार की क्षमता कहने का अर्थ ये है कि जितने हमारे पास नॉलेज है उनको हम सामने वाले को पढ़ा सकें या दे सकें। अगले क्वेश्चन है 33। NCTE के पहले चेयरमैन कौन थे? NCTE के पहले चेयरमैन कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर JS राजपूत। क्वेश्चन 34 है NCTE मानक 2014 के अनुसार 100 विद्यार्थी की इकाई के लिए बीएड स्तरीय शिक्षण स्टाफ कितना चाहिए था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 + 16। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक है। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग। पाद योजना के 5 बिंदु क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित है। तो इसका कौन ऐसा है जो क्रमबद्ध में व्यवस्थित है? पहचानिए। तो यहाँ उद्देश्य पहले है, कथन है, फिर पुनरावृत्ति है, फिर प्रस्तावना है। तो ये रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले पूर्व ज्ञान होना चाहिए। पूर्व ज्ञान इसमें भी नहीं है। पूर्व ज्ञान यहाँ है तो पहले पूर्व ज्ञान होना चाहिए, फिर प्रस्तावना होना चाहिए, फिर उद्देश्य कथन होना चाहिए, फिर पुनरावृत्ति होना चाहिए, फिर गृह कार्य। ये आंसर डी करेक्ट है। क्योंकि पूर्व ज्ञान के बाद जस्ट बाद उद्देश्य कथन नहीं होना चाहिए। भूगोल शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सा है? भूगोल शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो बोलेंगे योजना विधि। शिक्षण अधिगम में वर्ग कक्ष अंतर्गत का संप्रत्यय किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लैंडर्स। कक्षा 8 में रेखांकनित के लिए हम प्रयोग करते हैं ह्यूरिस्टिक विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निगमन विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा निगमन विधि। निगमन विधि क्या होता है? एक होता है आगमन विधि, एक होता है निगमन विधि। रेखा गणित में सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, फिर हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लेकिन आगमन विधि में क्या होता है? बहुत सारे एग्जाम्पल पहले बताया जाता है, बाद में उसको फॉर्मूला तक लाया जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि कक्षा 8 में रेखा गणित के लिए हम प्रयोग करते हैं निगमन विधि। क्यों? तो रेखा गणित में सबसे पहले रूल्स को पढ़ाया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, इसीलिए निगमन विधि करेक्ट है। आगे है प्राथमिक पाठशाला के बच्चों की कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन है अधिकतम समय सकारात्मक प्रबंधन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमेशा समय का सकारात्मक ही करेंगे तो बच्चे नहीं पढ़ पाएगा। अधिकतम समय नकारात्मक भी करेंगे तो नहीं हो पाएगा। यहाँ लिखा हुआ है सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रबंधन का बराबर प्रयोग करेंगे। ये करेक्ट है, इनका सी हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसका अब 41 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही शिक्षण सूत्र नहीं है? यहाँ पर निगेटिव खोजना है, लेकिन सरल से जटिल की ओर, ये तो करेक्ट है। लेकिन अंश से पूर्ण की ओर, यहाँ अंश से पूर्ण की ओर, यहाँ लिखा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र नहीं है।
पाठचर्या का क्या तात्पर्य है? लिखा हुआ है क्वेश्चन, विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय, विद्यालय के अंदर और बाहर दिए जाने वाले अड़चन, तो ये गलत है। यानी विद्यालय द्वारा प्रदत्त सभी प्रकार के अनुभव, ये भी नहीं हो सकता है। उपयुक्त में से एक नहीं। अब ऑप्शन ए करेक्ट है। क्यों? तो लिखा हुआ है पाठचर्या क्या है? जो विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय है उन्हीं को तो पाठचर्या कहते हैं। बीएड प्रशिक्षित व्यक्ति किस अधिकतम वर्ग के छात्रों को पढ़ा सकता है? कहने का अर्थ ये हुआ कि क्योंकि जो बीएड करता है वो स्नातक किए हुए रहते हैं, स्नातक करने के बाद बीएड करते हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बीएड करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो 12वीं तक पढ़ा सकते हैं। पाठ योजना पंचपदीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क्वेश्चन है, पाठ योजना का पंचपदीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, यानी किसने दिया? तो स्पेंसर नहीं हो सकता है, रूसो नहीं दिया, डेवी नहीं दिया। इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी हर्बार्ट ने दिया था। किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा हर्बार्ट। अब है कि ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या है? ह्यूरिस्टिको का अर्थ क्या है? ह्यूरिस्को का अर्थ क्या है? तो यहाँ ह्यूरिस्को का अर्थ है मैं खोजता हूँ। क्या है? कि मैं खोजता हूँ। अब आगे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के डायरेक्टर कौन है? एनसीईआरटी के डायरेक्टर कौन है? तो यहाँ डायरेक्टर है बीके पासी। कौन है? बीके पासी। कौन है? तो एनसीईआरटी के डायरेक्टर हैं। अब अगले क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान 1982 में किसने विकसित किया था? तो यहाँ यूजीसी है, एनसीईआरटी है, आईएससी बंगलोर है, एमएसयू बड़ौदा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का मुख्यालय पूछा गया है। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? तो एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली है। ये याद कर लेना है। लिखा है कि एनयूईपीए का मुख्यालय कहाँ है? एनयूईपीए का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका होगा नई दिल्ली। अब है, कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में सत्य नहीं है, यानी नेगेटिव खोजना है सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के बारे में। लिखा है कि सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा और थोड़ी समय के लिए संपन्न होती है। ये गलत है। सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण विधि है जिसे अध्यापक शिक्षा में प्रयोग करते हैं। गलत है। सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में केवल, यहाँ केवल है नेगेटिव हो गया, ये भी गलत है। लेकिन सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में केवल एक ही विषय कौशल का अभ्यास किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में केवल एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास किया जाता है। ये राइट है। ये क्या है? राइट है। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? अब इसमें से करेक्ट आंसर खोजना है कि प्रशिक्षण शिक्षा का अभिन्न अंग है। तो ये अभिन्न अंग नहीं है। लिखा है कि शिक्षा प्रशिक्षण का एक भाग है। ये भी नहीं है।
प्रशिक्षण एवं शिक्षा शब्द परस्पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? सबसे मोस्ट ऑप्शन कौन है? तो सबसे इसमें करेक्ट है ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें कहा गया है कि प्रशिक्षण शिक्षा का अभिन्न अंग है। सही बात है। शिक्षकों को सामाजिक प्रतिष्ठा के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? शिक्षकों की सामाजिक प्रतिष्ठा के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका है व्यावसायिक निष्ठा में कमी। शिक्षण में टीएलएम का अर्थ होता है, टीएलएम क्या है? तो टीएलएम एक प्रकार की टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जो टूल्स यूज किया जाता है बच्चों को सिखाने के लिए, वही टीएलएम में आते हैं। एक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य है, एक शिक्षक का मुख्य दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन है बच्चों का आदर करना। ये जरूरी नहीं कि बच्चों का सिर्फ आदर ही किया जाए, बच्चों को समझाना। बात थोड़ा के लिए सही है, चलो समझा देते हैं। बच्चों को पढ़ाना, ओनली पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, तो इसका सभी एक साथ होना चाहिए। बच्चों को हमें आदर भी करना चाहिए, बच्चों को हमें आदर भी करना चाहिए, बच्चों को समझाना भी चाहिए और बच्चों को पढ़ाना भी चाहिए। इसीलिए उपयुक्त सभी सही है। कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में सत्य नहीं है? सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के बारे में कौन सा क्वेश्चन गलत है? इसमें नेगेटिव खोजना है। तो लिखा है कि सूक्ष्म स्तर पर शिक्षण ताकि शिक्षक बेहतर अधिगम करा सके। फिर क्वेश्चन है कि वैसे स्तर पर शिक्षण ताकि छात्रों पर पाठचर्या का कम मार पड़े। ऐसा बात नहीं है। प्रभावी शिक्षण अधिगम के लिए अवधारणाओं को विभिन्न तरह के कौशलों में विभक्त करना, ये भी नहीं है। यहाँ निगेटिव खोजना है, हमें निगेटिव खोजना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन नहीं है? मतलब ये हुआ कि इसमें से कौन ऐसा अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद के अधीन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब है अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009 किसने विकसित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनसीटीई के द्वारा 2009 एनसीएफ का विकसित किया गया था।